हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में। ठीक है ना, कि जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान जो है, इसका हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है। जो हमारे आसपास पदार्थ होते हैं उनका कुछ ना कुछ पीएच मान होगा, तो पीएच मान के बेस पर वो हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से इफेक्ट करते हैं, चलिए उनके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर पाचन तंत्र की बात करते हैं तो पाचन तंत्र में होता क्या है, हमारा जो आमाशय है, पेट जिसको आप कहते हो, ठीक है ना, स्टमक, उस पेट की दीवारों में, उस पेट में हमारे पास होती हैं कुछ ग्रंथियां, जिनको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? गैस्ट्रिक ग्रंथि, जिसको हिंदी में कहा जाता है जठर ग्रंथि। ठीक है ना, आपने सुना होगा कि बोला गया हमारा पाचन तंत्र अच्छा होने के लिए जठर अग्नि बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो जठर अग्नि का मतलब क्या है? वहां पर जो जठर ग्रंथियां हैं उससे जठर रस निकलता है। वो जठर रस जितना अच्छा होगा आपका, जो उसमें से निकलने वाले रस हैं उसमें से बहुत सारे पदार्थ होते हैं, वही हमारा क्या करते हैं, भोजन का पाचन कराने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो जठर रस निकलता है उस जठर रस में हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, HCl। ठीक है, जो आप जानते हैं प्रबल अम्ल है। तो जो HCl है वो करता क्या है, HCl का लगभग पीएच मान हमारे पेट में जो है वो 1.2 के समथिंग होता है। आप जानते हैं कि कितना ज्यादा अम्लीय होगा, हमारे पेट की दीवारों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है ना, बट जो हमारा पित्तरस होता है वो थोड़ा सा क्षारीय होता है, तो वो करता है कि भोजन की अम्लता को नष्ट कर देता है। फिलहाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है हमारे पेट में? हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है कि भोजन के साथ आए हुए जो जीवाणु हैं उनको भी नष्ट कर देता है। इसके अलावा हमारे भोजन को पचाने में भी सहायता करता है। ठीक है ना, भोजन को सड़ने से भी बचाता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इस तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच मान 1.2 है। तो पीएच मान यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, दैनिक जीवन में डेली का डेली हमारा क्या हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है ना पाचन तंत्र में। बिल्कुल, तो इसमें हमें यही लिखना है क्या, कि आमाशय की जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जिसमें HCl उपस्थित होता है, जिसका पीएच मान 1.2 होता है। यह भोजन को गलाने के साथ साथ उसके साथ आए हुए जीवाणुओं को भी क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ठीक है, फिर दंत क्षय। अब दांतों में कैसे हमारे इफेक्ट करेगा? देखिए, हमारे दांतों में कैल्शियम फास्फेट, ठीक है ना, इस केमिकल की क्या होती है, परत चढ़ी होती है। बहुत ही कठोर पदार्थ होता है ये कैल्शियम फास्फेट। इसको हम लोग इनेमल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। ओके, ध्यान रखिएगा। कोई अगर पूछ ले कि हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो इनेमल है, कैल्शियम फास्फेट, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम फास्फेट। फॉर्मूला होता है CA3 का होल CA3, ठीक है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम फास्फेट इनेमल, सबसे कठोर पदार्थ, जो हमारे कहाँ चढ़ा होता है, दांतों पे चढ़ा होता है। ओके, जिसकी वजह से हमारे शरीर का सबसे मजबूत हिस्सा हमारे दांत ही है। ओके, ठीक है। अब दांत का क्षय कैसे हो सकता है, दांत हमारे खराब कब हो सकते हैं? देखिए, हम लोग करते क्या है कि कभी कभी हम लोग भोजन को चबा लेते हैं, अच्छे से दबाते नहीं है, या फिर हम लोग दांतों में फंस जाता है भोजन और उसको छुड़ाते नहीं ना, निकालते हैं दांतों से। तो दांतों में फंस जाता है, तो दांतों में जो हमारे आसपास वहां पर लार में जीवाणु जो होते हैं वो उन दांतों में फंसे हुए भोजन का क्या करने लगते हैं, अपघटन करने लगते हैं, उस भोजन को सड़ाने लगते हैं। और उस भोजन को जब सड़ाते हैं तो वो अम्लीय हो जाता है, और वो भोजन जब अम्लीय होता है, फंसा तो दांतों में है, एसिडिक हो चुका है, पीएच मान 4 से कम हो जाता है। और पीएच मान गिरने की वजह से जो इनेमल है, वो इनेमल क्या होने लगता है, हमारा खराब होने लगता है, संक्षरण होने लगता है, इनेमल का क्षय होने लगता है। और जब दांतों से इनेमल हटेगा तो दांत अपने आप क्या हो जाएंगे, कमजोर, और फिर आपके दांत गिरने लगेंगे, और फिर आप कैसे लगेंगे, बिल्कुल बुढ़े हो जाएंगे आप, और आप नकली दांतों का सेट लगाएंगे, है ना। बिल्कुल, तो हमें क्या करना है, भोजन करने के बाद दांतों की अच्छी तरह सफाई करनी है, क्योंकि अगर दांतों में भोजन फंस गया तो जीवाणु क्या करेंगे, उसका अपघटन कर देंगे, उसको सड़ा देंगे भोजन को, और उसको अम्लीय बना देंगे। फिर हमें दांतों का इनेमल खराब हो जाएगा, और इनेमल खराब होने से दांत कमजोर हो जाएंगे, और फिर दांत गिर जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या है यहाँ पर, कह रहा हमारे दांतों पर एक कठोर पदार्थ कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस की परत होती है, जिसे हम लोग इनेमल भी कहते हैं। यह शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ है, परंतु जब हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगता है तो इनेमल का क्षय होने लगेगा। कह रहा हमारे दांतों में फंसा जो भोजन होता है वो जीवाणुओं द्वारा सड़ने पर अम्लीय हो जाता है, और इसका पीएच मान 4 से कम हो जाता है, जिससे दंत क्षय शुरू हो जाता है।
ओके, देखिए आपके लिए अलग से स्पेशल क्वेश्चन भी यहाँ से पूछ सकता है, बताइए हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा होगा, इनेमल। फिर इसका रासायनिक फॉर्मूला बताइए, सूत्र बताइए, तो कैल्शियम फास्फेट CH3PO4 का होल ट्वाइस। ओके, अगला हमसे बोल रहा है हमारा शरीर, तो हमारा जो शरीर होता है वो वायुमंडल के हिसाब से अगर बाहर का जो पीएच परास है वो 7 से 7.8 के आसपास है, तो हमारा शरीर बहुत अच्छे से काम करेगा। इसके नीचे अगर पीएच आता है, अम्लीय वातावरण हो जाता है, तो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचेगा, ज्यादा क्षारीय हो जाता है तो नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के परास पर बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। ठीक है, तो हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास में सही से कार्य करता है, बस इसमें इतना ही है। फिर अच्छी उपज, तो किसी भी प्रकार की अगर अच्छी उपज हमें करनी है तो हमें पता है कि हमारी मिट्टी बहुत बढ़िया होनी चाहिए, और उस मिट्टी को भी एक पीएच रेंज की जरूरत होती है। अगर मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 है तो वो मिट्टी अच्छी होगी, अच्छे से वो उपज देगी। 7 से अधिक होने पर मिट्टी क्षारीय हो जाएगी, 7 से कम होने पर मिट्टी अम्लीय हो जाएगी। और अम्लीय प्रकृति को नष्ट करने के लिए हमने आपको पिछले बारे में बताया था कि क्या था क्वेश्चन, कि अगर किसी किसान को ऐसा लगता है कि मिट्टी अम्लीय हो गई है तो वो क्या करता है, वो चूने का या बुझे हुए चूने का या फिर चौक का छिड़काव करता है, क्योंकि वो क्षारीय पदार्थ होते हैं। मिट्टी के अम्लीय होने पर क्षारीय पदार्थ क्या करते हैं, मिट्टी की अम्लीयता को खत्म करके उदासीन बना देते हैं। उदासीन मतलब पीएच मान 7। ठीक है ना, तो अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो कह रहा है अच्छी उपज के लिए मिट्टी को एक सही पीएच परास लगभग 7 की आवश्यकता होती है। फिर पौधों व जंतुओं द्वारा आत्मरक्षा, देखिए कुछ पौधे या जंतु ऐसे होते हैं जिनके डंकों में या जिनके कांटों में अम्ल या क्षार होता है। क्या होता है, अम्ल या क्षार। अब ये इसका इस्तेमाल करते कहाँ है, देखिए जब कोई व्यक्ति इनके पास जाता है, अगर उनको लगता है कि इस व्यक्ति से हमें खतरा है, तो वो करते क्या है, उनके बॉडी पे अपना अम्ल या क्षार इंजेक्ट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ठीक है ना, इसकी वजह से होता है कि व्यक्ति को जलन होने लगती है। अब देखिए अगर किसी ने, किसी पौधे ने या किसी जीव जंतु ने जिसके शरीर में अम्ल है, ठीक है, डंक में उसके अम्ल है, अगर आपके शरीर में वो अम्ल छोड़ देता है तो आपको जलन और दर्द का महसूस होगा। ठीक है ना, जैसे चींटी काट लेती है तो लगता है ना, जलन लगता है, आप खुजवाते रहते हैं फिर भी सही नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि चींटी ने क्या कर दिया, अम्ल छोड़ दिया आपके शरीर में। इस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात है, आपने पढ़ा है कि अम्लों को खत्म करने के लिए क्षार का उपयोग करना है, तो आपके जनरली घर पे खाने का सोडा मिल जाता है। उस खाने के सोडे को लेकर आपको करना क्या है, हल्का सा पानी मिलाकर उसकी क्षारीय प्रकृति को बाहर निकालिए और फिर उसको क्या करिए, काटे हुए जगह पर लगा लीजिए। ठीक है ना, तो वहां से क्या होगा, अम्लीय प्रकृति खत्म होते ही क्षार के द्वारा आपको आराम मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं करना है कि चींटी ने काट लिया और आपने अचार रगड़ लिया। ठीक है, अचार तो अम्लीय होता है ना, तो अम्ल में और अम्ल मिला देंगे, उसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ जाएगी, आपको जलन और दर्द क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो यही सब कुछ चीजें हैं। हम लोग जरा एक एक करके जानते हैं कि किस पौधे में, किस जीव में, किस जंतु में क्या चीज होती है, अम्ल होता है, क्षार होता है, और बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला लिखा हुआ क्या, बिच्छू बूटी नामक पौधा। ये अधिकतर रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। वहां पर ऐसा पौधा होता है, कुछ कांटे टाइप के निकले होते हैं उसमें। ठीक है ना, बाल जैसे होते हैं, उसमें बहुत सारे कांटे टाइप के निकले होंगे। अगर आप उनको छूते हैं तो वो करते क्या, उनके बॉडी पे, उनके बाल जैसे कांटों में अम्ल होता है। ठीक है, वो आपकी बॉडी पे अम्ल इंजेक्ट कर देते हैं और फिर आपको जलन दर्द महसूस होती है। अब आप वहां पर रेगिस्तानी इलाकों में कहाँ से भैया ढूंढेंगे बेकिंग सोडा। आपने तो कहा था सर कि बेकिंग सोडा लगा लेना, और हम बेकिंग सोडा लेके गए हैं क्या। तो देखिए प्रकृति का एक बहुत बढ़िया ही नियम है कि अगर वहां पर उसने कुछ देकर रखा है, प्रकृति ने कुछ अगर नेगेटिव है तो उसका कुछ पॉजिटिव चीज भी है ना। जैसे कि आप जनरली देखिए कि कहीं पर अगर ऐसा जंगल में ऐसा कहीं आपके पास इलाका दिख रहा है जहां पर बहुत ही बढ़िया पौधे, मतलब बहुत सारे पौधे हैं जिनमें बहुत बड़ी बड़ी फल है ना, सब्जियां, ऐसा कुछ लगा हुआ है, खाने की चीजें अवेलेबल हैं, तो निश्चित तौर पर वहां पौधों के आसपास कहीं ना कहीं पानी भी होगा, है ना। ये प्रकृति ऐसा करके ही चलती है। तो ऐसे ही ये जो बिच्छू नामक पौधा है, अगर ये आपके शरीर में अम्ल छोड़ रहा है तो इसी का एक विरोधी पार्टनर आसपास ही आपको मिल जाएगा, जिसका नाम होता है डार्क प्लांट। क्या नाम होता है, डार्क प्लांट। ठीक है ना, उसको करना क्या है, आपको उसकी पत्तियों को तोड़कर उसको पीसकर उसके रस को लगा लेना है, क्योंकि आपको बेकिंग सोडा हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो बिच्छू बूटी नामक पौधा जो है अगर अम्ल आपके शरीर में छोड़ देता है तो डॉग प्लांट भी उसके आसपास ही कहीं पर होगा। प्रकृति ने ये करके रखा है। अगर जलन वाला है तो आराम वाला भी उसके आसपास ही कहीं मिल जाएगा आपको, उसको लगाइए, आराम मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, तो क्या लिखा हुआ है, बिच्छू बूटी नामक पौधे पर बाल जैसे कांटे होते हैं जिसमें फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। किसी व्यक्ति के शरीर में इसके कांटे चुभने पर उसे जलन होती है, जिससे आराम पाने के लिए उसे जलन वाले स्थान पर बेकिंग सोडा या डार्क प्लांट की पत्तियों का रस लगाना चाहिए। यह पौधा कहाँ मिलता है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, आपको डार्क प्लांट और बिच्छू बूटी दोनों पौधे एक साथ वहीं आसपास दिख जाएंगे।
सेकंड पॉइंट कह रहा है मधुमक्खी के डंक में भी अम्ल होता है। मधुमक्खी जो होती है ना हमारी काट लेती है अगर, तो उसके भी अम्ल क्या होता है, अम्ल होता है उसके डंक में। तो कह रहा है जिससे हमें जलन व दर्द महसूस होने लगेगा। अगर आपको आराम चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको जलन वाले स्थान पर बेकिंग सोडा का प्रयोग करना है। ओके, तो अभी तो आपको पता ही है कि ये जो हमारी मधुमक्खी है ये कब काटती है, फालतू में तो काटती नहीं है। अब आप पहुंच जाइए उसके छत्ते में लगा के दे दीजिए ईंटा, तो छोड़ेगी भी नहीं। कहाँ कहाँ डंक मारेगी पता नहीं, कहाँ कहाँ लगाते फिरेंगे आप, है ना। तो अगर मधुमक्खी मान लीजिए कोई गलती से आपकी काट लेती है तो आपको करना क्या है, बेकिंग सोडा का प्रयोग करना है। सेकंड हमारा थर्ड है बर्रे के डंक। बर्र मतलब बर्रैया, आपने सुना होगा, पीले पीले कलर की होती है ना बिल्कुल। बर्रे के डंक में क्या है, छार होता है। क्या होता है, छार। अब देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है, समझिए यहाँ पर क्या है कि हमारी मधुमक्खी जो थी, मधुमक्खी के डंक में क्या था, अम्ल था, और बर्रे की क्या है, छार है। तो बस जल्दबाजी में भूलना नहीं है कि नहीं आप सोच लो नहीं हर एक जीव में अम्ल होता है, फिर आप जाके क्या कर लो, बेकिंग सोडा लगाना शुरू कर दो। छार है ऊपर से और छार लगा लिया, फिर तो और मजा आएगी, और तेजी से आपको क्या होगा, दर्द जलन महसूस होगी, परमानंद की प्राप्ति होगी आपको, है ना। वो ऐड देखा होगा, दर्द को मिटाना है तो ओमनी जल मांगिए ना, झुंझुना हिलाते फिरो, मिर्चा खाते फिरो। हाँ, तो क्या करना है, अगर आपको दर्द से आराम चाहिए तो हमें याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है, बर्रे के डंक में छार होता है, और छार के लिए अम्ल चाहिए। तो आपके घर पे विनेगर की बोतल होगी, ठीक है ना, सिरका एक तरह से, या सिरका भी होगा या अचार होगा, अम्ली कोई चीज लगा लीजिए आप अपने, या नींबू होगा, ठीक है ना। अम्ली चीज लगाते ही बर्रे के डंक से आपको क्या मिलेगा, आराम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है बर्रे के डंक में छार होता है जिससे जलन व दर्द होगा, अतः आराम पाने के लिए हमें सिरका या अचार का प्रयोग करना चाहिए। आप किसी भी एसिडिक चीज को ले सकते हैं। फिर कह रहा है चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। चींटी के डंक में क्या होता है, फार्मिक अम्ल। चींटी तो अधिकतर आप लोगों को काटी होगी किसी ना कभी, है ना। हमारे भी कई बार काट चुकी है, पहले हमको भी नहीं पता था, हमने भी सब चीजें नहीं पढ़ी थी। पता होता तो पहले क्या करते, बेकिंग सोडा लगा लेते, ठीक है। जलन होगा तो दर्द होगा, दर्द से फिर आराम पाना है तो क्या करना है, बेकिंग सोडा का प्रयोग हमें करना है। ओके, उम्मीद करेंगे दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके भी प्रश्न अच्छे से आते हैं बोर्ड पेपर में, तो आप इससे टुकड़ों में भी पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन इनके अंदर से भी आ सकते हैं, है ना, अति लघु में। तो हम प्रयास करेंगे कि मल्टीपल्स अब की बार सॉल्व कराने साथ साथ आपको अति लघु क्वेश्चन के आंसर भी सॉल्व करवा दिए जाएं, ठीक है। वैसे आपको बुक में मिल जाते हैं, फिर भी हम प्रयास करेंगे इसमें हम सॉल्व कराएं इस चैप्टर में। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, उम्मीद करेंगे आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको नोट्स इस तरह से आप, हम तो आप पूरे आपको लिखा ही रहे हैं, नोट्स आप हाथ से बना सकते हैं, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको लिखे लिखाए नोट्स पीडीएफ में मिल जाएं, तो आपको करना क्या है, हमको कमेंट कीजिए, टेलीग्राम हम चैनल बनाएंगे और उसमें हम क्या करेंगे, आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल अगर आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि आपको उसमें नोट्स मिले प्रोवाइड बढ़िया से, तो आपको करना क्या है, हमें कमेंट कीजिए, ठीक है ना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर एक बच्चे को इस वीडियो का फायदा मिल सके। सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग के लिए अवेलेबल हैं, बस मन लगा के पढ़ना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। तो ऐसी धमाकेदार वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।